हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, तारीख है आज की 24 और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला सवाल है, हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चिल्ड्रन है उनको किसी भी तरीके का डीएनए टेस्ट के लिए नहीं कहा जाएगा। इनफिडिलिटी का प्रूफ जो है वो लेने के लिए हम बच्चे के डीएनए टेस्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है बेटा डीएनए टेस्ट? एक्चुअली डीएनए क्या होता है? डीएनए ना हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, पेरेंट्स के जीन्स होते हैं। ठीक है, तो यही जो डीएनए है इसी की कॉपीज बनती हैं आगे से आगे, जिसमें आप कहते हो ना क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र होते हैं। तो जो पेरेंट्स के गुणसूत्र हैं वही बच्चों के अंदर आते हैं। ठीक है, तो डीएनए टेस्ट से क्या होता है ना, कई बार बच्चे के फादर मदर कौन है ये पता करने की बात की जाती है। ठीक है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे डाइवोर्स के केसेस भी होते हैं बड़े अजीब अजीब से, जिसके अंदर इस तरीके के दोष आरोपण किए जाते हैं कि बच्चे के बायोलॉजिकल फादर जो हैं वो नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए बच्चे का जो है डीएनए टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि इनफिडिलिटी यानी कि अगर किसी बंदे ने आप अगर किसी को भरोसे के लायक नहीं समझते हो तो फिर उसके ऊपर आप ये तो क्लेम नहीं कर सकते ना कि जी आप अपना डीएनए टेस्ट कराओ फिर ही मैं आपको अपना बेटा या बेटी समझूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है डीएनए टेस्ट वगैरह जो है जनरली होते रहते हैं, और इसको करवाने के लिए ना बेटा कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि फैमिली कोर्ट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, इनको जो है कोर्ट परमिशन देनी पड़ती है, फिर ही जाके जो है डीएनए टेस्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना इस समय ये कह रखा है कि डीएनए टेस्ट तभी करवाना है जब बहुत ही मतलब ऐसा हो ना, आखिरी ही हथियार हमारे पास ये बचा है और कोई हथियार नहीं बचा है, फिर तो आप डीएनए टेस्ट जो है वो रिकमेंड कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, क्योंकि एक बच्चे की मानसिक स्थिति के ऊपर इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, उसको बहुत फील होता है, वो ट्रॉमा में भी जा सकता है बच्चा की दैट उसको नहीं पता कि उसके असली पेरेंट कौन है। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस चीज के ऊपर बैन लगाया। ठीक है, तो अभी ये सब जो कुछ भी हुआ है इसके अंदर हमसे ना इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सवाल पूछते हैं कि ये जो हमारा बच्चा है, ये कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसका जो डीएनए है यानी कि उसकी प्राइवेट है, ठीक है, इंटीमेट चीज है, प्राइवेट चीज है, तो इस चीज को सरेआम जो है दुनिया के सामने नहीं बताना चाहिए कि फलाने के पेरेंट्स का डीएनए बच्चे के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब क्या है कि ये बेटा हमारा प्राइवेसी का अधिकार है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो अपने मौलिक अधिकारों में से हमारे पास एक राइट टू प्राइवेसी आया। ठीक है तो बहुत पुरानी चीज, ठीक है, लेकिन 2017 के अंदर इसको रिवाइज किया गया। तो 2017 के अंदर बहुत ही पॉपुलर केस हुआ था पुट्टू स्वामी का, तो उस केस के बाद जो है राइट टू प्राइवेसी जो है हमारे इंडिया के अंदर हमारा एक फंडामेंटल राइट बन के हमारे पास आया हुआ है। ठीक है जी, तो ये सवाल है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स करें। सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व करती है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि डीएनए वगैरह वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी, ये काफी पर्सनल और इंटीमेट चीज होती है। ठीक है, तो इसको बच्चे का फंडामेंटल राइट समझा जाए और इसको किसी भी तरीके से, और आर्टिकल कौन सा है बेटा, आर्टिकल नंबर 21, तो फैमिली कोर्ट्स वगैरह इसको तभी रिकमेंड करें जब डीएनए टेस्ट के अलावा हमारे पास कोई और मतलब हथियार ना बचा हो बच्चे की पैटर्निटी को साबित करने का। ठीक है जी, तो ही हम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बच्चे को ट्रॉमा वगैरह, मेंटली बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है डिग्निटी वगैरह भी हार्म हो सकती है, रेपुटेशन है फैमिली की, मदर की, बच्चे की, तो इन चीज़ों का असर बहुत पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये हमारे को फैसला करके दिया है। ठीक है जी, तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से राइट में आता है जी, राइट टू प्राइवेसी, और क्लास में पढ़ा था ना राइट टू प्राइवेसी हम लोगों ने। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट इज सेट टू बिकम फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन इन दी साउथ। ठीक है, वेयर इज दिस लोकेटेड? सवाल पूछा गया है कि जो सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट है वो पहला पब्लिक सेक्टर कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग यानी कि कोयले का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। ठीक है जी, तो कोयले का इस्तेमाल करके बिजली बनाने वाले पब्लिक सेक्टर पहले बन गए हैं साउथ इंडिया में, और पूछा गया है कि जी कहाँ बने हैं। ठीक है जी, तो ये बना है जी तेलंगाना में। तो सिंगरेनी कहाँ पे आता है? एरिया है जी तेलंगाना में, और थर्मल पावर प्लांट का नाम भी एरिया के नाम से पड़ गया जी, सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तेलंगाना के अंदर। ठीक है जी,
देखिए, तो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, यहाँ पे जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये पहली ऐसी थर्मल पावर प्लांट बनी है जिसने फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का प्लांट लगाया है, ठीक है। अब ये फ्लू गैस क्या होती है, डीसल्फराइजेशन क्या होता है, देखो आप लोगों ने जनरली थर्मल पावर प्लांट्स देखे होंगे या चिमनियां देखी होंगी, या फिर जहां पे ईंटों को पकाते हैं तो ईंटों के पट्टे आपने देखे होंगे, ठीक है जी। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इस तरीके से चिमनी वगैरह होती है ना, तो यहां से ऊपर की तरफ फ्यूम्स निकलते हैं, आपने धुआं निकलता हुआ देखा होगा, ठीक है जी। तो बेटा जो धुआं आसमान में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है ना, उसको हम लोग फ्लू गैस बोलते हैं, ठीक है जी। तो फ्लू गैस क्या होता है, जिसका डायरेक्ट जो है, डायरेक्टली वो उसका एग्जिट कहां पर हो रहा है, उसका एग्जिट हो रहा है जी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, फ्लू गैस बोलते हैं। तो ये जो फ्लू गैस है, अभी ये फ्लू गैस हमारे वातावरण को काफी अशुद्ध कर देती है, तो इस फ्लू गैस को अगर इकट्ठा करके इसको ठीक किया जा सके तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कोई किसी अच्छे काम में इसको लिया जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन अभी गैसेस को कहाँ कहाँ यूज करें जी, है ना। तो भाई अब इसके अंदर क्या है कि जो भी फ्लू गैस है ना, उसका डीसल्फराइजेशन करना है, कम से कम यार सल्फर जैसा टॉक्सिक एलिमेंट तो बाहर निकाल सके ना हम लोग, ठीक है। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड मेन कारण बनता है जी एसिड रेन का, और एटमॉस्फेयर के अंदर अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो एसिड रेन ही एसिड रेन हुआ करेगी, ठीक है। फसलें बर्बाद, इमारतें बर्बाद, सब कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए जो है इन्होंने प्लांट लगाया है कि कुछ ऐसा करें कि जो फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है बेटा, कोयला, कोयला ही है अपना, कोल की ही बात हो रही है। सो जो कोयले वाले पावर प्लांट्स है उसमें से जो भी धुआं वगैरह निकलता है, उस धुएं में जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, वो कम करनी है। तो वो कम करनी है, ऑलमोस्ट खत्म ही कर देनी है, रिमूव ही कर देनी है, ठीक है जी। तो उसके लिए डीसल्फराइजेशन प्लांट जो है इन्होंने लगाया है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट। तो बहुत अच्छा सवाल है जी कि इस क्वेश्चन को हम न्यूज में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई जी अपने साउथ इंडिया के अंदर ये पहला ऐसा प्लांट बन गया है जो कि फ्लू गैस को डीसल्फराइज करने वाला है, ठीक है जी। तो बेटा फ्लू गैस क्या होती है उसका बेसिक याद रखना है, और कैसे करेगा, ये रिमूव करेगा, वो सारा ऑपरेटर्स इनका होगा, ठीक है जी। जगह कौन सी है, सिंगरेनी जगह है, और कहां पे पड़ता है भाई, तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है जी। तो अच्छा सवाल था, अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द जोंगजिंग 26 सैटेलाइट एट अ कॉस्ट ऑफ 333 मिलियन डॉलर के ऊपर किस कंट्री ने जोंगजिंग 26 सैटेलाइट बनाया है? ये बनाया बेटा चाइना ने, ठीक है जी। तो इसका मेन काम पता है क्या है, जो एविएशन होता है ना, एविएशन का मतलब होता है जैसे हवाई जहाज वगैरह आप लोग उड़ाते हो तो एविएशन डिपार्टमेंट होता है ना अपना, ठीक है, हवाई जहाज वाला डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है जी। तो जो एविएशन डिपार्टमेंट है और जो शिप वाला डिपार्टमेंट है ना, समुद्री डिपार्टमेंट है, इन दोनों को नेविगेशन फैसिलिटी देनी है, ठीक है। तो इन दोनों को जो है सैटेलाइट के थ्रू जो है अच्छा मतलब लोकेशन सिस्टम देना है, तो उनको हेल्प करनी है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने जो है ये मिसाइल ये जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो जोंग 26 सैटेलाइट किसने लॉन्च की? चाइना ने। ये देखिए आप, जैसा हम बात कर रहे थे, टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना है एविएशन और शिप रिलेटेड ऑपरेशन को, इनको जो है सपोर्ट देना है, लोकेशन बेस्ड जीपीएस सिस्टम टाइप और ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है इनको, इंटरनेट वगैरह फैसिलिटी जो है वो इनको देनी है, ठीक है जी। तो बेटा ये जो सैटेलाइट है चाइना ने लॉन्च किया है, और इनका रॉकेट याद रखना बेटा, लॉन्ग मार्च 3B नाम का जो रॉकेट है उससे लॉन्च करते हैं, ठीक है जी। चाइना के और भी छोटे छोटे हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि चाइना के आगे वाले टारगेट्स क्या हैं, ठीक है। अभी चाइना कम से कम 200 स्पेसक्राफ्ट जो है 60 मिशंस के अंदर आने वाले सालों के अंदर भेजने वाला है, ठीक है जी। कार्गो क्राफ्ट भी भेजने वाला है जिसका नाम होता है तियानजो, तियानजो इसका नाम रखेगा, और 2023 के एंड तक मतलब दिसंबर तक आपको ये न्यूज़ देखने को दोबारा से मिलेगी, ठीक है जी। ऑल्सो इसने अपना शेंजू 16 और शेंजू 17 सैटेलाइट भी अभी भेजना है, ठीक है जी। तो मतलब ये थोड़े इसके फ्यूचर प्लान्स हैं, तो फ्यूचर तक ये करंट अफेयर आपको याद रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ये वाला इसका करंट है बिल्कुल अभी का, ठीक है। तो इसको बिल्कुल याद रखना है।
ठीक है जी। सो अगले सवाल पे चले हम। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इज रिसेंटली ज्वाइंड बाय विच कंट्री। देखो एक एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन हुआ है क्लाइमेट के लिए, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो AIMC, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। अगर हम इसका मतलब समझें तो मतलब क्या है भाई, एग्रीकल्चर है और उसमें क्या करना है, इनोवेशन, यानी कि कुछ नया खोज के लाना है। अच्छा देखो एक इन्वेंशन होता है और एक इनोवेशन होता है। इन्वेंशन और इनोवेशन में सबसे बड़ा अंतर पता है क्या होता है? सिमिलैरिटी तो इनमें यह है कि इन्वेंशन में भी हम खोज करते हैं और इनोवेशन में भी हम खोज करते हैं, लेकिन इन्वेंशन में उस खोज को कई बार हम करके छोड़ देते हैं, ठीक है जी, लेकिन इनोवेशन में उस खोज को हमने कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि हम उसका कोई अच्छा बेनिफिट उठा रहे हैं, इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहां पे भी यही बात कर रहा है कि जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर कुछ इनोवेट करो ऐसा मिशन, ताकि हमारे क्लाइमेट को जो है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकें, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में, उसको हमने घटाना है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, अगर हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स, आइस शीट, कितना कुछ है ना यार, ये सब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और अगर ये सब मेल्ट होना शुरू हो गया तो फिर अपना काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। तो रिसेंटली जो है वो मिशन को लॉन्च किया है, ठीक है जी। सो आंसर है, किसने इसको ज्वाइन किया है जी, इंडिया ने ज्वाइन किया है। वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, इंडिया ने ज्वाइन किया है। और ये जो मिशन है दो कंट्रीज का ज्वाइंट मिशन है, ये देखिए UAE और USA, इन दोनों का ज्वाइंट मिशन है, दोनों ने जो है इस मिशन को अचीव करने के लिए काम करना शुरू किया। इंडिया ने हाल ही में इसको ज्वाइन किया है, ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है जी हंगर और क्लाइमेट चेंज को हमने एड्रेस करना है, मतलब ये दो टारगेट हैं जिनको हमने लेकर आना है सामने, कि एक तो भुखमरी हटाई जाए, हंगर हटाई जाए, और दूसरा क्या, क्लाइमेट चेंज जो हमारा हो रहा है उसके ऊपर हम कुछ काम करें, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा बेटा कि कंट्रीज और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया जाएगा और कहा जाएगा इनोवेटिव आइडियाज के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, स्मार्ट एग्रीकल्चर लेकर आइए और क्लाइमेट चेंज के अंदर हेल्प कीजिए, कि यार ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा क्लाइमेट सिस्टम है, इसको हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकें। तो एग्रीकल्चर के माध्यम से एग्रीकल्चरल का इंप्रूवमेंट होगा तो बेटा देखो हंगर का इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज के अंदर अगर इंप्रूवमेंट शो करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स कम होंगे हमारे, ठीक है। तो एक पंथ दो काज करने का सोचा हुआ है USA और UAE ने, ठीक है जी। और हाल ही में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। की फोकस क्या होंगे मिशन के, एक तो जेंडर इक्वालिटी, यहाँ पे बेटा इक्विटी लिखा गया, ये इक्वालिटी आएगा। जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है कि जो आदमी और औरत है वो एक बराबर है, एक समान है, तो समाज में उनको बराबर का दर्जा दिया जाए, ठीक है जी। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है बेटा कि हर चीज़ को, हर वर्ग को आपने ना इंक्लूड करके चलना है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अमीर है, गरीब है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा महारथी है, ठीक है जी। तो हर एक वर्ग को हमने इंक्लूड करना है, उसे हम इंक्लूजन कहते हैं। ये आप लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ते हो, ठीक है जी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, देखो इक्विटी और इक्वालिटी में फ़र्क होता है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि हर किसी को एक समान तरीके से हमने क्या देनी है, चीज़ें देनी है, ठीक है जी। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी। वो रिसोर्सेज जो हैं, हमने मान लीजिए यार 10 टॉफ़ी हैं अपने पास, रिसोर्सेज छोड़ो 10 टॉफ़ी हैं, ये 10 टॉफ़ियाँ अपन लोगों ने ना बच्चों को देनी है। 5 बच्चे हैं अपने पास, 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों को हमने क्या करना है, 10 टॉफ़ी देनी है। तो इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ बेटा कि बराबर बराबर बांट दिया, 2-2 दे दी, काम खत्म, ठीक है जी। लेकिन इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है कि भाई इन 5 में से 2 बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत रिच हैं, जो टॉफ़ी खुद खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं कि बेटा जो कि टॉफ़ी नहीं खरीद सकते, तो बेटा वो 10 टॉफ़ियाँ ना हम इन 3 बच्चों को देंगे, ठीक है जी। सो कहने का मतलब क्या है, इक्विटी में क्या होता है कि हमने बिल्कुल बराबरी नहीं करनी, इंसान की नीड देखनी है। हर एक इंसान की अलग अलग नीड और रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हर इंसान अपनी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू को चेक करता है, जज करता है। हर कोई अमीर नहीं होता बेटा और हर कोई गरीब भी नहीं होता, ठीक है। तो जो गरीब वर्ग है ना उसको अमीर वर्ग के बराबर खड़े करने की कोशिश होती है, ठीक है। तो इक्विटी का ये मतलब होता है, ठीक है। तो इक्वालिटी होता है एक समान व्यवहार करना सभी से, अगर 10 टॉफियां तो सब में बराबर बांट दो, ठीक है जी। लेकिन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों में खरीदने की क्षमता नहीं है ना, आप उनको दो, ठीक है, दूसरों के बराबर उनको बिठाओ,
ठीक है जी, इसे कहते हैं इक्विटी। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। अभी मिशन वगैरह हमने देख ही लिया था बेटा कि किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ना, न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है लेकिन हाल ही में दोबारा से न्यूज़पेपर में आई है। तो फरवरी 3, 2023 को एक फ्राइट ट्रेन होती है मालगाड़ी जिसमें सामान होता है, ठीक है जी, इंसान नहीं सामान होता है, वो डीरेल हो गई यानी कि पटरी से उतर गई, ठीक है जी। कहाँ पे? ईस्ट पैलेस्टाइन टाउन ऑफ ओहियो स्टेट इन दी यूएस। तो यूएस के ईस्ट पैलेस्टाइन टाउन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर याद रखना कि जगह कौन सी है, ठीक है जी। तो वहां पे एक फ्राइट ट्रेन, एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, बेकाबू हो गई और उतर गई, ठीक है जी, जिसकी वजह से बहुत सारा सामान जो उसके अंदर था वो गिर गया। अब सवाल पूछा है कि उसमें ऐसा क्या था। उसमें बेटा बहुत ही खतरनाक केमिकल्स थे, हजार्डस मतलब जो जानलेवा होते हैं ना, ऐसे केमिकल थे जो हमें बीमारियां कर सकते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए घातक साबित होते हैं, ऐसे केमिकल्स थे। तो क्या हुआ था भाई कि जैसे ही ये उतर गई, नीचे गिर गई, तो जिसकी वजह से डब्बे जो थे उसके खुल गए, जितनी भी बॉगीज थी, और वो सारा जो सामान है वो नीचे गिर गया, ठीक है जी। तो फिर बाद में क्या किया गया भाई कि उस सामान को जो वेस्ट हो गया उसको ना आग लगा दी। अब उसको आग लगाने की वजह से क्या हुआ कि पॉइजनस सामान तो हजार्डस ही था, अब जहरीली गैसेस भी जो हैं वो वातावरण में फैलने लगी और बहुत सारे लोगों को अपनी जगह छोड़ के वहां से शिफ्ट होना पड़ा, मतलब अपने घर खाली करके उनको लोगों को वहां से जाना पड़ा, क्योंकि जो गैसेस वहां पे छोड़ी जा रही थी जैसे कि विनाइल क्लोराइड जैसी गैसेस, वो बेटा कैंसर कॉजिंग होती है, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो ऐसी गैसेस के संदर्भ से बाहर लोग जो है वहां के जो रेजिडेंट है ना वो वहां से भाग गए थे, ठीक है जी। और जो ओहियो जगह है वहां पे ओहियो रिवर भी है, तो रिवर भी बेटा दूषित हो गई, सारा मतलब पोल्यूशन रिवर के अंदर बह रहा है, वो पोल्यूटेड हो गई है, ठीक है। तो मतलब ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ठीक है जी। तो देखिए भाई कि फरवरी 3 को जो भी कुछ ये हुआ था हमने पढ़ा, हजार्डस केमिकल्स इसमें थे जैसे कि पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, और भी टॉक्सिक केमिकल्स थे। तो विनाइल क्लोराइड जो होते हैं ना बहुत ही पॉइजनस गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि भाई ये जो एक्सप्लोजन ना हो जाए, इस रीजन को खाली करना पड़ा कि कहीं भाई धमाका ना हो जाए गैस की वजह से। और जी हो क्या रहा है, इसके जो ना काले काले स्मोक जो है ना, वो बहुत सारा धुआं आसमान में इकट्ठा हो गया। तो उसके इकट्ठा होने की वजह से ना लोगों को पुरानी जमाने के अंदर 1986 के अंदर सोवियत यूनियन में हुए एक धमाके के बारे में याद आ गया। तो सोवियत यूनियन के अंदर भी ना बेटा एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर चल रहा था, रिएक्टर नंबर 4 था चेरनोबिल के अंदर, ठीक है। सो चेरनोबिल रिएक्टर नंबर 4 वहां पे चल रहा था, यूक्रेन पड़ता है आज, तो खैर पुराने जमाने का सोवियत यूनियन होता था, ठीक है। तो उस समय वहां पे भी गैस लीक हुई जिसकी वजह से सारा आसमान जो है ना वो धुएं धुएं से भर गया था। तो ये अमेरिका का चेरनोबिल कहने लग गए इसको नेटिजन्स, मतलब जो लोग इंटरनेट के ऊपर जो है सोशल मीडिया पे खबरें फैलाते हैं इधर से उधर, वो नेटिजन्स होते हैं, ठीक है जी। तो नेटिजन्स के द्वारा इसको अमेरिका चेरनोबिल भी कहा जा रहा है, ठीक है जी। तो विनाइल क्लोराइड इज वेरी पॉइजनस, कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर हो सकता है इससे, कार्सिनोजेनिक होता है कैंसर कॉजिंग, ठीक है। हाईली फ्लेमेबल गैस है, फ्लेमेबल क्या होता है, 1 मिनट में आग पकड़ सकती है, अचानक से आग पकड़ सकती है, ठीक है जी। लीवर कैंसर, लंग कैंसर, ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। और जो ओहियो रिवर है वो काफी दूषित हो चुकी है, काफी कंटेमिनेटेड हो चुकी है, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स बेटा आप लोगों को इसके अंदर याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स रिसेंटली रिलीज्ड रैंकिंग ऑफ द टॉप 250 इंडिपेंडेंट एनर्जी प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। सो 250 इंडिपेंडेंट एनर्जी प्रोड्यूसर जो है वर्ल्ड के अंदर, उनके बारे में रैंकिंग रिलीज की है और उस रैंकिंग के अंदर टॉप किसने किया ये पूछना चाहते हैं, ठीक है जी। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टॉप किया है ना भाई, इंडिया ने किया है। NTPC, नेशनल, लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है NTPC, इस NTPC ने जो है वो मतलब टॉप किया है इस पूरी रैंकिंग के अंदर। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। तो बेटा 4 क्राइटेरियाज के ऊपर ये काम किया जाता है। नंबर 1 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बन रहा है, रेवेन्यू जनरेशन, टोटल असेट्स कितने हैं और प्रॉफिट कितना गेन किया कंपनी ने, ठीक है। तो अगर NTPC के अगर हम रोल्स देखें कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है, तो बेटा हमारे देश का 24% बिजली का उत्पादन जो है वो NTPC ही कर रहा है, ठीक है जी।
250 तक टारगेट है कि जी 50% टोटल प्रोडक्शन जो है पूरी कंट्री का वो कर दिया जाएगा एनटीपीसी के द्वारा, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कोल बेस्ड थर्मल पावर, गैस वगैरह, इन सब से रिलेटेड जो है वो इसके अंदर काम करता है हमारा एनटीपीसी, ठीक है जी। और टारगेट क्या है जी, 50% कम से कम एनर्जी को जनरेट करेंगे नॉन फॉसिल रिसोर्सेज से। बेटा नॉन फॉसिल सोर्सेज कौन से होते हैं, जिसके अंदर कोयले का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि विंड हो गया, देखो यहाँ पे लिखा होगा ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं हम, तो वो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहे जाते हैं, ठीक है। तो जिसको हम बारी बारी हासिल कर सकते हैं, जो चीज़ कभी खत्म नहीं होती ना, वो रीन्यूएबल होता है। जैसे कि सनलाइट कभी खत्म नहीं होगा, विंड कभी खत्म नहीं होगा, पानी कभी खत्म नहीं होगा, तो इनसे जो हम एनर्जी बनाते हैं उसको रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, ठीक है जी। तो 2032 तक प्लान है जी कि 130 गीगावाट का जो है इन्होंने रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना है, ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है एनटीपीसी के बारे में, याद रखेंगे इन सारे पॉइंट्स को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड एशियन राइनो रेंज कंट्रीज की मीटिंग हुई है रिसेंटली इन विच कंट्री, ठीक है। तो तीसरी मीटिंग हुई है जी राइनो रेंज कंट्रीज की, कहां पर हुई है जनाब, नेपाल में हुई है, ठीक है जी। अब ये राइनो रेंज कंट्रीज कौन सी हैं, देखें। राइनो रेंज कंट्रीज में ये 5 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया और नेपाल, ठीक है। तो हाल ही में इन्होंने चितवन नेशनल पार्क है ना नेपाल के अंदर, वहां बैठ के इन्होंने 2023 के अंदर डिक्लेरेशन को साइन किया है, ठीक है। तो बेटा राइनो रेंज का मतलब क्या है, इसका मतलब टारगेट क्या है कि जो राइनोज है ना, ठीक है, जो गैंडे होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है, राइनोज, ठीक है, वो राइनोज जो है उनकी कंजर्वेशन करनी है, उनको बचाना है, ठीक है। कहीं वो भी खत्म ना हो जाए ना, जैसे धीरे धीरे और जानवर खत्म होते जा रहे हैं, कहीं राइनो भी ना खत्म हो जाए, ठीक है जी। तो इसके साथ ये पॉइंट जरूर याद रखना कि पहली राइनो एशियन जो रेंज स्टेट्स की मीटिंग थी वो इंडोनेशिया में 2013 में हुई थी। पहली कब हुई थी, इंडोनेशिया में 2013 में। दूसरी कब हुई थी जी, 2019 में इंडिया के अंदर। और अब तीसरी कहां हो रही है जी, 2023 में नेपाल के अंदर, ठीक है जी। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब इस मीटिंग को अटेंड किया था इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने, ठीक है। ये फाउंडेशन बनी थी बेटा 1989 में। इसका काम क्या है, ये राइनो की 5 स्पीशीज को बचाने के पीछे काम करती है और टेक्सास में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है जी। कौन से राइनोज, एक तो देखिए व्हाइट और ब्लैक राइनोज अफ्रीका के अंदर, इंडियन, जावन, सुमत्रन राइनोज जो है वो कहां पर, एशिया के अंदर। तो इनको बचाने के लिए इसने काम करना है, समझ में आया बेटा। तो अच्छा सवाल है, ठीक है जी, याद रखना है कहां पर हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। केरला, तमिलनाडु एंड डैश टू ऑर्गेनाइज, यानी कि 2 स्टेट तो आपको दी हुई है क्वेश्चन में, एक तीसरी स्टेट और पता करनी है, ठीक है। किन्होंने पहला सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे किया है हमारे फरवरी के अंदर, ठीक है। मतलब किया नहीं है, ये करने जा रहे हैं, मतलब आज ही से शुरू हुआ है इनका। 24, 25 और 26 तारीख जो है, इन 3 दिनों में ये लोग क्या करने जा रहे हैं, वल्चर को लेके क्या करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अभी वल्चर क्या होता है बेटा, वल्चर होता है गिद्ध, तो आप इसको लिख सकते हो गिद्ध, ठीक है। जो गिद्ध होता है ना, गिद्ध का काम क्या होता है, जो मरे हुए जानवर होते हैं ना, मरे हुए जानवर को हम कार्कस कहते हैं, कार्कसेस, ठीक है। जैसे इंसान की डेड बॉडी को हम लोग कॉप्स कहते हैं ना, उसी तरीके से मरे हुए जानवर की जो डेड बॉडी होती है उसको हम कार्कसेस कहते हैं। तो जो मरे हुए जीव होते हैं ना, मरे हुए जीव, उनके ऊपर ये अपनी खुराक लेता है, मतलब ये उसको ही खाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि थोड़ा सा ना साफ सफाई का काम हो जाता है। मतलब ये जो डेड बॉडीज हैं अगर ऐसी ही पड़ी रहेंगी तो बेटा डेड बॉडी बहुत इकट्ठी हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्मेल क्रिएट हो सकती है ना। तो ऐसी डेड बॉडीज को जो है खाने का काम, ईटने का काम कौन करता है, ईटने का काम कौन करता है, ये हमारे वल्चर्स करते हैं, गिद्ध करते हैं, ठीक है जी। सो इसलिए जो हमारी जो सर्वे कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि भाई देखे तो सही कि वल्चर की पॉपुलेशन कहां पे डाउन जा रही है, ठीक है। अभी वल्चर को लेके आज ही न्यूज नहीं है भाई, पिछले 5-6 सालों से न्यूज में लटक रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जी सन 2000 से वल्चर का पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत डाउन हो गया है, ठीक है। तो वल्चर का पॉपुलेशन बचाना है हमने, नहीं तो भाई ये डेड बॉडीज देख देख के पागल हो जाएंगे अपन लोग, ठीक है।
अभी आज से कुछ साल पहले 2018-19 में भी ये न्यूज में था। क्यों था भाई? क्योंकि वल्चर को जो है किडनी फेलियर हो रहा था, तो वल्चर की किडनी बर्बाद हो रही थी। क्यों पता है? क्योंकि जो जानवर थे ना, वो जैसे कि मान लो गाय है, ठीक है, भैंस है, तो ये जानवर है, जब ये बीमार हो जाते थे तो इनको डिक्लोफिनैक दिया जाता था। डिक्लोफिनैक, ठीक है। तो डिक्लोफिनैक एक कॉमन सा देखो पेन रिलीवर है, पेन किलर है, जो हम लोग भी खाते हैं ना, जैसे अपने को मसल पुल हो जाता है या कहीं दर्द होता है तो डिक्लोफिनैक सोडियम वगैरह अपन खाते हैं, उनकी गोलियां, एमआर जिसको आम भाषा में बोलते हो यार आप, मसल रिलैक्स वाली जो गोली होती है वो वाली, ठीक है। तो ये जो मसल रिलैक्स वाली जो गोली होती है, जब ये जानवर को हम खिलाते हैं, मान लीजिए हमारी गाय बीमार हो गई है, हमारे पशु बीमार हो गए, तो उनको हमने दवाई दे दी। अब इस डिक्लोफिनैक उसी जानवर को जब वो मर गया ना, तो डिक्लोफिनैक तो उसके खून में है, उसके शरीर में है, उसके हर अंग में है। अब उस मरे हुए जानवर को जब गिद्ध खाता है ना, तो गिद्ध के शरीर में ये डिक्लोफिनैक जाता है, और गिद्ध के लिए डिक्लोफिनैक जो है वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो गिद्ध की जो है वो किडनी फेलियर हो रही थी, जिसकी वजह से वल्चर को रिस्टोर करने का प्रोग्राम भी हम अपने देश में चलाते हैं कि भाई यार जो भी हमारा कैटल है, यानी कि गाय भैंस बकरी है, तो उनको यार हम लोग डिक्लोफिनैक ना दे, कोई और पेन किलर दे दें, ठीक है, डिक्लोफिनैक उनको ना दे। तो इसके लिए बहुत सालों से वल्चर वाला जो न्यूज़ है ना, वो न्यूज़ के अंदर झूल ही रहा है। सो खैर, हाल ही में पहली बार 3 स्टेट्स ने मिलके जो है वो सर्वे करना है। तो तीसरी स्टेट है जनाब कर्नाटका। तो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये तीनों मिलके जो है वल्चर के लिए सर्वे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं वल्चर माने के गिद्ध। तो 3 लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज करना है, आज से ही ये शुरू हुआ है। कहाँ पे करना है बेटा? वेनाद सेंचुरी कहाँ पे है? केरल में वहां से, ठीक है। ये सेंचुरी 1973 में स्टैब्लिश हो गई थी। नगर होल और बांदीपुर कर्नाटका, मतलब कर्नाटका के अंदर, मुडुमलई तमिलनाडु में इसके नियर बाय नेशनल पार्क्स हैं, जहां जहां ये लोग जाके सर्वे करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन्होंने अपना सर्वे किधर से शुरू करना है? वेनाद सेंचुरी से, ठीक है जी। सो अच्छा सवाल था हमारा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, सोयूज स्पेसक्राफ्ट इज सेंट बाय विच कंट्री? ये स्पेसक्राफ्ट किसने भेजा है भाई? ये स्पेसक्राफ्ट ना रशिया ने भेजा है। एक्चुअली में क्या हुआ था, रशिया ने ना सोयूज पहले भी भेजा था, ठीक है। तो जब भेजा था तो उसके अंदर 3 बंदे इन्होंने भेजे थे सोयूज में। अब वो 3 बंदे जब गए थे स्पेसक्राफ्ट में बैठ के, तो अभी न्यूज आई कि वो स्पेसक्राफ्ट का जो कूलेंट है ना, वो लीक हो रहा है। तो कूलेंट लीक होने की वजह से वहां पे ना बहुत ज्यादा तापमान बढ़ रहा है स्पेसक्राफ्ट का, और जान पे बनाई है जी, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि हमें हमारे कोई भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट है या स्पेस मिशन है जिसके अंदर इतना बड़ा जोखिम के अंदर वहां पे हम 3 बंदे जो हैं वो बैठे हैं, ठीक है। तो जी रशिया ने कहा है कि सोयूज जो है एक और भेजेंगे, वो खाली स्पेसक्राफ्ट भेजने वाले हैं, और ये जो 3 बंदे वहां पे फंसे हुए हैं ना, उनको बाहर निकाल कर आएंगे, ठीक है जी। तो सोयूज किसने भेजा? रशिया ने। ये देखिए लिखा हुआ है। तो रॉसकोसमोस जो है वहां की जो है कंपनी है जो भेजती है ये सब कुछ, मतलब अपना रशिया है, ठीक है जी। तो इन्होंने एक एम्प्टी सोयूज स्पेसक्राफ्ट भेजना है ताकि 3 फंसे हुए जो हमारे बंदे हैं वहां पे, एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको निकाल के ला सकें, जो कि सोयूज MS 2022 यानी कि 22 कैप्सूल के अंदर गए थे। तो जब भी वो अभी उसको वापस लेकर आना है धरती के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उनका कूलेंट लीक हो गया, जिसकी वजह से मतलब जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा वो बुरी हालत में है। और क्यों लीक होया? क्योंकि एक माइक्रोमीटेरॉइड, एक छोटी सी चट्टानें घूमती रहती है ना हमारे ब्रह्मांड में, वो उससे टकरा गई, जिसकी वजह से कूलेंट टूट गया और कूलेंट लीक होने लग गया, ठीक है जी। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग एस्ट्रोनॉमर्स की जान पे बनाई है, उनको घुटन वगैरह बहुत महसूस हो रही है। तो ठीक है, सितंबर तक उन एस्ट्रोनॉट्स को जो है हम लेकर आ पाएंगे, ठीक है। इतनी जल्दी तो हम लेकर भी नहीं आ सकते, और इतना तो उनके पास भी जो जीवन जीने के लिए मतलब पर्याप्त है, इतने महीने वो आराम से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए सितंबर के एंड तक हम लोग उन एस्ट्रोनॉट्स को वापस ले आएंगे। तो सोयूज आपको फिर से न्यूज़पेपर में दोबारा दिखाई देने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, ठीक है। बात कर लेते हैं कि फ्यूचर प्लान्स क्या है हमारे रशिया के। रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा 2028 के अंदर। याद है उस दिन हमने क्वेश्चन किया था ISS के ऊपर कि भाई रशिया है, USA है, वो इसको चलाता है। तो 2028 के अंदर अभी इसने डिसाइड किया है कि ये छोड़ देगा ISS को और अपना खुद का जो है स्पेस स्टेशन क्रिएट करेगा, जैसे चाइना ने किया हुआ है। तो ये चाइना का है भाई,
ये वाला जो स्पेस स्टेशन है तियांगोंग, ये चाइना का है, और बिल्कुल ऐसा ही स्पेस स्टेशन जो है रशिया अपना खुद का बनाने वाला है, ठीक है जी। तो ISS जैसा ही एक स्पेस स्टेशन जो है रशिया भी बनाएगा, चाइना ऑलरेडी बना के भेज चुका है, ठीक है जी। तो ये था सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आखिरी सवाल है हमारा INS सिंधु केसरी। INS सिंधु केसरी, बेटा ये ना सबमरीन है, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ। सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी, तो पनडुब्बी आप लोग लिख लेना, ठीक है, वो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कई बारी। तो INS सिंधु केसरी डॉक्ड इन विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये किस कंट्री के अंदर गई है, वहां पे रुकी है। डॉक्ट करना मतलब होता है वहां पे रुकना, ठीक है जी। तो इंडोनेशिया के अंदर गई है, और पहली बार गई है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया और इंडिया के अच्छे रिलेशंस को जो है साबित करती है, ठीक है जी। तो देखें हम लोग, ये रही हमारी INS सिंधु केसरी, ठीक है जी। तो इंडियन सबमरीन है INS इन सिंधु केसरी, पहली इंडियन सबमरीन है जो इंडोनेशिया के अंदर जाके रुकी है, ठीक है जी। और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, अगर इसके बारे में कोई सवाल आए तो सिंधु घोष क्लास की बनी हुई है, प्रोजेक्ट 877 के अंदर है, और कम से कम 220 किलोमीटर तक ये मिसाइल्स को पानी के अंदर लॉन्च कर सकती है, ठीक है जी। तो ये थे जी हमारे आज के धमाकेदार क्वेश्चन। आई होप सारे ही सवाल आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और सारे ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से, सारा कंटेंट बहुत मेहनत से डिज़ाइन होता है बेटा, तो प्लीज़ प्लीज़ करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को रेगुलरली करें, आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। सो कल मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज।